नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका टेकी पंडित में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी के हाउसिंग लोन स्कीम के बारे में। दोस्तों, एसबीआई के हाउसिंग लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग लोन किस पर्पस के लिए दिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रीपेमेंट पीरियड कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये लोन आप अवेल कर सकते हैं नए घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर या फ्लैट को खरीदने के लिए, या अपने पुराने घर पे कोई एडिशन करने के लिए, रिपेयर या रेनोवेशन करने के लिए, या फिर आप लोन लेके ऑलरेडी घर बना रहे हैं और आपका कॉस्ट जो एस्केलेट हो गया है उस कॉस्ट को मीट करने के लिए भी आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए एज जो है वो 21 से लेके 65 के बीच में रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 65 से ऊपर हो गई है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप कंफर्म होने चाहिए अपनी जॉब में, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए बात करते हैं लोन अमाउंट की। अगर ये अमाउंट आपको घर के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए चाहिए तो इस लोन की कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है, ये नीड बेस्ड है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और आपकी रेगुलर मंथली इनकम पे। और अगर आपको ये लोन चाहिए प्लॉट परचेजिंग के लिए तो मैक्सिमम आप 50 लाख तक ही ले सकते हैं, और बैंक कोई भी लोन डायरेक्टली प्लॉट परचेजिंग के लिए नहीं देता है। इसमें आपका हाउसिंग लोन ही सैंक्शन होगा और उसका 40% पार्ट ही आप यूज कर पाएंगे प्लॉट परचेजिंग के लिए, और बाकी का 60% आपको 2 साल के अंदर उसी प्लॉट पे घर बनाने के लिए यूज करना होगा। और अगर आपको रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन चाहिए तो उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25 लाख फिक्स किया गया है। और आपकी लोन ईएमआई जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी आपकी रेगुलर मंथली इनकम पे, और एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपका जो 50% इनकम है वो आपके घर पे जाना चाहिए। जो रेस्ट 50% बचेगा उसी में से आपका ईएमआई निकलेगा, उसी के प्रोपोर्शनेट आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। मार्जिन यानी कि बोरोर का अपना कंट्रीब्यूशन, ये वो पैसा है जो बोरोर खर्च करेगा अपनी जेब से, और ये डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। अगर आपका हाउसिंग लोन अमाउंट है वो 30 लाख तक है तो उसमें से 15% जो है वो बोरोर को अपनी जेब से देना होगा। अगर आपका हाउसिंग लोन जो है वो 30 लाख से लेके 75 लाख तक है तो बोरोर को खर्च करने होंगे 20%, और अगर आपका हाउसिंग लोन 75 लाख से ऊपर है तो बोरोर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 75% तक का होगा। तो मार्जिन जो है ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। और एक और बात, ये स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं ये सब कस्टमर खुद बियर करेगा, और इनको वह मार्जिन में कैलकुलेट नहीं कर सकता। पर अगर आपके घर की कीमत 10 लाख से कम है तो आप इन सब खर्चों को अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लोन सिक्योरिटी की। तो जब तक ये लोन आप खत्म नहीं कर देते तब तक ये मकान मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रहेगा बैंक के पास, और एक तरह से कहा जाए तो घर का मालिक बैंक ही रहेगा जब तक आपका पूरा लोन रीपे नहीं हो जाता। तो बात करेंगे लोन डिसबर्समेंट की। तो इसका डिसबर्समेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि बैंक के अप्रूव्ड कोई वैल्यूअर इसकी वैल्यूएशन नहीं करेगा, और बैंक का जो पैनल लॉयर है वो इसको लीगल ओपिनियन नहीं दे देता, तब तक इसका लोन का डिसबर्समेंट नहीं किया जाएगा। किसी इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लैट को परचेज करने के लिए जो लोन डिसबर्स किया जाता है वो लमसम में किया जाता है, और किसी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन दिया जाता है वो स्टेजेस में दिया जाता है। एज पर प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन उसको साथ में एवेल्युएट किया जाता है, और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस होती है उस तरह से ही इस लोन को एक तरह से किश्तों में ही रिलीज किया जाता है, और इसको वन टाइम डिसबर्समेंट नहीं किया जाता। अब बात करेंगे मोराटोरियम पीरियड या हॉलिडे पीरियड की। तो ये वो पीरियड होता है कि जिस पीरियड में कस्टमर को ईएमआई से छूट दी जाती है, लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो इस पीरियड में वह
इंटरेस्ट सर्व कर सकता है। कंस्ट्रक्शन के केस में ग्रेस पीरियड जो है वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट, जब बैंक ने आपको पहली किस्त दी थी, टिल द कंप्लीशन, जब तक आपके घर का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता, या 18 महीने तक। इन दोनों में से जो भी पहले होगा तब से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। रिपेयर या रेनोवेशन के केस में ये अवधि दी जाती है 6 महीने की। 6 महीने तक का आपको ग्रेस पीरियड रिपेयर रेनोवेशन के लिए दिया गया है, और यहाँ जब तक आपकी रिपेयर कंप्लीट नहीं हो जाती, दोनों में से जो भी पहले होगा तब से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। और परचेज के केस में ये मैक्सिमम 3 मंथ्स रखा गया है, या फिर टिल द डेट ऑफ पोजेशन, जो भी दोनों में से जल्दी होगा तब से आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। बात करेंगे लोन की रीपेमेंट की, तो रेनोवेशन के लिए, ऑल्टरेशन के लिए जो मैक्सिमम पीरियड रखा गया है वो 15 साल का है, और बाकी सब केसेस में 30 साल मैक्सिमम पीरियड रखा गया है, इंक्लूडिंग जो आपको हॉलिडे पीरियड दिया जा रहा है। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लोन, जो जब आपका लोन खत्म होगा तब आपकी एज 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 70 ईयर्स में आपका लोन वाइंड अप होना ही चाहिए इन एनी केस। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। अदरवाइज जब भी आप अवेल करें, आप इसके लेटेस्ट रेट्स जो हैं वो आप कंफर्म कर सकते हैं पीएनबी की वेबसाइट पे जाके। अब बात करेंगे लोन के चार्जेस की। जो प्रोसेसिंग चार्जेस एट प्रेजेंट हैं वो 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 2500 है, मैक्सिमम अमाउंट जो रखा गया है वो 15,000 है। अब एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो 0.35% से अगर आप उसको करेंगे तो आपका जो चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 10,500 रुपए, और जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रखे गए हैं वो हैं 1350। लेकिन ये सब जो चार्जेस हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं, और कई बार बैंक के प्रमोशनल ऑफर्स चलते हैं तब ये बैंक चार्जेस सारे वेव करता है। तो आप इसके लिए थोड़ा टच में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब इन चार्जेस पे वेवर चल रहा हो आप उसी टाइम में लोन को अवेल करें, तो आपको काफी बेनिफिट होगा उससे। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर ये लोन अवेल करना है किसी सैलरीड पर्सन को तो उसको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, लास्ट 3 महीने की लेटेस्ट जो उसकी सैलरी स्लिप्स होंगी 3 वो देनी पड़ेंगी। लास्ट 2 इयर्स का फॉर्म 16 देना पड़ेगा और वो उसको उसके एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सैलरी अकाउंट की देनी पड़ेगी, और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इनकी फोटोकॉपी, और जो अप्रूव्ड प्लान होगा उसकी भी एक फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। और अगर एप्लीकेंट सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद बिजनेस प्रोफाइल देना होगा। लास्ट 3 साल की आईटीआर रिटर्न जो फाइल की है वो देनी होगी। बैलेंस शीट देनी होगी बिजनेस की, ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी अपनी और अपने बिजनेस की दोनों की, और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज। तो अब बात करेंगे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके तो अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है ही। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप, लिंक आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ विजिट करके एक फॉर्मेट होगा डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इस फॉर्मेट को फिल कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और आपका लोन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप मैंने सब चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। इन केस फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।